हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, या कह सकते हैं रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे आप देखते होंगे, अगर कहीं भी कट जाए या कहीं भी चोट लग जाए तो खून धीरे धीरे बहता रहता है और वह कुछ मिनट के बाद स्वतः बंद हो जाता है, क्योंकि जहां से खून बह रहा होता है वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है। अब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि शरीर के भीतर जब रक्त नसों में बहता है, वेन्स में, आर्टरी में बहता है, तो उसमें शरीर के भीतर रक्त क्यों नहीं जमता है, क्या कारण है। इसमें ऑप्शन दिया है, सबसे पहला फाइब्रिन, बी ऑप्शन दिया है प्लाज्मा, सी ऑप्शन दिया है हीमोग्लोबिन और डी ऑप्शन दिया है हिपैरिन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है यह एक प्रकार का प्रोटीन है और इस हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में। यकृत में होता है, यकृत का मतलब लीवर में होता है। इसके बाद यह ब्लड में घुल जाता है और ब्लड में घुलने के बाद ये ब्लड के साथ हमेशा रहता है और इसी वजह से ब्लड कभी भी मनुष्य के शरीर में थक्का नहीं जमा पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ध्यान दीजिएगा, जो रक्त होता है, रक्त में दो प्रकार के, यानी ब्लड में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन का नाम है एंटीजन, एक का नाम है एंटीजन, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन। एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। और दूसरा जो प्रोटीन होता है यह होता है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी है, इस प्रतिरक्षी की इंग्लिश होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इंग्लिश होती है प्रतिरक्षी की। तो दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं रक्त में, एक होता है एंटीजन, दूसरा होता है एंटीबॉडी। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। अब ये जो प्रतिरक्षी है जिसको हमने बताया एंटीबॉडी, यह किसके द्वारा निर्मित होती है। आप पढ़े होंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी एक प्रकार की जो श्वेत कणिकाएं होती हैं उनको डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी की जो कोशिकाएं हैं इसके अंतर्गत तमाम कोशिका आती है। जैसे एक होता है इसिनोफिल, इसिनोफिल, और एक होता है बेसोफिल, बेसोफिल। दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होता है ये। और तीन हो गई, और दो और होती हैं। एक होता है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स सेल्स, और एक होता है लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोसाइट्स सेल्स। ठीक, तो जो डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स या दानेदार डब्ल्यूबीसी, और एक होता है दाना विहीन, या कह सकते हैं आप एग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें दानेदार नहीं होती सेल्स में। तो इसमें जो लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी की, यही लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं निर्माण करती हैं प्रतिरक्षी का, है ना। यानी एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा होता है। और ये जो लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं होती हैं। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला मोनोसाइट्स, दूसरा दिया है लिम्फोसाइट्स, तीसरा दिया है इस्नोफिल्स और डी दिया है न्यूट्रोफिल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट्स सेल्स। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से जानी जाती है। तो जो रक्त होता है यानी कि ब्लड होता है या तीन प्रकार का। सबसे पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स है। तो जो आरबीसी होता है जिसको कहते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, आरबीसी का नाम क्या है, लाल रक्त कणिका। और इसका एक अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, इसका नाम है इरिथ्रोसाइट्स है। और दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। और जो श्वेत रक्त कणिका होती है इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स
साइट्स और एक अन्य प्लेटलेट्स होता है जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। तो यहाँ जो अन्य ऑप्शन है जैसे स्नोफिल्स दिया है, स्नोफिल्स WBC की कोशिकाओं का एक प्रकार है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है, तो आपको बताया गया जो आरबीसी है इसका एक अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है यही सही हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। इसको क्या कहते हैं, आरबीसी। और जो ल्यूकोसाइट्स है इसको क्या कहेंगे, WBC कहेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स को कहेंगे प्लेटलेट्स को, थ्रोम्बोसाइट्स। और स्नोफिल्स को क्या कहते हैं, WBC। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। कब्रिस्तान या इसको आप कह सकते हैं कब्रगाह, कब्रिस्तान या इसको कह सकते हैं कब्रगाह। ठीक, यकृत को, अस्थिमज्जा को, प्लीहा को, परिशोधिका को। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जो रक्त कणिकाएं हैं यानी आरबीसी का जो निर्माण होता है यह कहाँ होता है, तो आपको बताया गया है इसके पहले वाली वीडियो में ही, आरबीसी का निर्माण दो अवस्थाओं में दो जगह होता है। जैसे अगर भ्रूणावस्था है, भ्रूणावस्था यानी कि बच्चे का एम्ब्रियो स्टेज है, तो एम्ब्रियो स्टेज में भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है या होता है यकृत में, और कहाँ पर, तो और होता है प्लीहा में। यकृत और कहाँ पर, प्लीहा में। प्लीहा की अन्य हिंदी क्या है, तिल्ली, या इसी को इंग्लिश में स्प्लेन कहा जाता है। भ्रूणावस्था में होता है आरबीसी का निर्माण, और जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद धीरे धीरे जब बच्चे का विकास हो जाता है तो अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में, या कह सकते हैं आप लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो। बोन मैरो में होता है, दो जगह होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी के सेल्स का, इसका जीवन काल होता है 100 से लेकर 120 दिन का, 100 से लेकर 120 दिन का होता है। और जब इसको डेड होना होता है यानी लाइफ साइकिल जब इसकी खत्म होने वाली होती है आरबीसी का, तब ये पहुंच जाता है तिल्ली में। कहाँ पर, तिल्ली। और तिल्ली को अभी आपको क्या बताया गया, इसी को कहते हैं प्लीहा। प्लीहा, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्प्लेन, स्प्लेन कहते हैं, है ना। तो इसी वजह से चूंकि यह जब डेड होना होता तो स्प्लीन या तिल्ली या प्लीहम पहुंच जाता है, इसी वजह से चूंकि डेथ इसका कहाँ होता है, तिल्ली या प्लीहम होता है, इसलिए इसी रक्त का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक, अब ऑप्शन देखिए, यकृत दिया है, यकृत में नहीं होता है, अस्थिमज्जा में नहीं, प्लीहा, सी ऑप्शन में लिखा हुआ प्लीहा, और इसी में आरबीसी का डेथ होता है, इसलिए प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, या इसका मतलब जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितना होता है, तो अभी आपको बताया गया 100 से लेकर 120 दिन होता है इसका जीवन काल। अब 100 से लेकर 120 दिन के अंदर कभी भी वो मर सकती हैं। ऑप्शन ए है 120 दिन, बी है 150 दिन, बहुत ज्यादा हो गया, सी है 180 दिन और ज्यादा हो गया, डी है 190 दिन, ये भी गलत है। 100 से 120 दिन का होता है तो इसमें 120 दिन दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन मतलब निर्माण, लाल कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन पहला है यकृत में, बी ऑप्शन है हार्मोन्स, सी ऑप्शन है अस्थिमज्जा में, और डी ऑप्शन है हृदय में। तो हृदय में लाल कणिकाओं का निर्माण नहीं होता है, हार्मोन्स में भी नहीं होता है, यकृत में भी नहीं होता है, बचा है अस्थिमज्जा। तो अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है लाल अस्थिमज्जा में, लाल अस्थिमज्जा में निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। ए ऑप्शन है CO2 को ले जाना, बी ऑप्शन है O2 को ले जाना, सी ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, WBC का जो कार्य होता है इसमें अगर बात की जाए तो आपको अभी बताया गया कि RBC की कोशिकाएं जो होती हैं सब लगभग 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला एसिनोफिल है, एसिनोफिल्स है। दूसरा है बेसोफिल्स और कौन सा है तो न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स है। और दो अन्य है, एक का नाम है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स और एक का नाम है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स है। और ये जो लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं होती हैं आपको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया गया कि यह निर्माण करती हैं प्रतिरक्षी का और साथ ही साथ है यही लिम्फोसाइट्स की जो कोशिकाएं होती हैं शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की इंग्लिश होती है इम्यून सिस्टम, या आप कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम का निर्माण करती हैं। और इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र करता क्या है तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से लड़ने में शरीर को क्षमता प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, नॉर्मल बुखार हो गया, तो अगर दवा ना खाए तो मर नहीं जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे उसके शरीर के द्वारा उसका रोग स्वतः ठीक हो जाएगा। कारण यह है कि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र विद्यमान है। अगर शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र किसी का नष्ट हो जाए तो उसको कोई भी दवा असर नहीं करेगी, कितनो भी अच्छा दवा वह व्यक्ति खाए, अगर उसका प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो गया है तो कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर सकती है। जैसे अब आप नाम सुने होंगे एक रोग जिसको कहा जाता है एड्स, एड्स रोग सुने होंगे। एड्स को फैलाने वाला जो वायरस होता है इस वायरस को कहते हैं HIV कहा जाता है। अब ये जो HIV का वायरस होता है, जिस किसी भी व्यक्ति को HIV होता है, HIV का वायरस है, उसके शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है सबसे पहले उसी को नष्ट कर देता है। तो स्पेशली जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने वाली कोशिका होती है इसको कहते हैं T4। नाम क्या है? T4 लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स सेल्स या लिम्फोसाइट्स कोशिका यही क्या करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। अब ये जो HIV का वायरस होता है इसी T4 लिम्फोसाइट्स की कोशिकाओं को सबसे पहले डेड कर देता है। इसका मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को ही पूरी तरह से शरीर के HIV वायरस क्या करता है नष्ट कर देता है। तो अगर प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो गया शरीर का तो उस व्यक्ति को कोई भी दवा कितना अच्छा खा ले असर नहीं करेगा और फाइनली उस व्यक्ति का डेथ होना ही होना है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति HIV के चौथे स्टेज में पहुंच गया है तो उस दशा में उसका रोग कभी भी ठीक नहीं होता। लेकिन अगर थम दूसरे स्टेज में है तो दवा खाएगा ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र कुछ न कुछ काम कर रहा होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है। पहला CO2 को ले जाना, दूसरा O2 को ले जाना। तो ये दोनों कार्य होता है RBC का, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का एक कार्य है। और जो सी ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किया था। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किया था। चलिए सुनिए बताते हैं। इसमें अगर बात किया जाए 1902 के पहले, तो 1902 के पहले भी अगर किसी व्यक्ति को घाव लग गया, चोट लग गया, तो उसके रक्त जब निकल जाता था शरीर में तो इसके पहले भी रक्त आदान प्रदान होता था, रक्त का आदान तब भी होता था। लेकिन 1902 के पहले जब रक्त का आदान प्रदान होता था तो उस दौरान 100% लोगों में से होता क्या था, 95% लोगों की हो जाती थी मृत्यु। लेकिन इनमें से भी
5% लोग जीवित कर होते थे, जीवित बचते थे जिनको कोई रक्त दिया है या लिए हैं। तो इस दशा में ये समस्या आई कि अच्छा, रक्तदान की वजह से 95% लोग मर रहे हैं लेकिन 5% लोग जिंदा बच रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो इस चीज का पता लगाने के लिए जब साइंटिस्ट जुटे तो इसमें 1902 ईस्वी में सफलता हासिल हुई कार्ल लैंड स्टीनर को। किसको? कार्ल लैंड स्टीनर। नाम क्या था? कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1902 में ढूंढा कि जो ब्लड होता है उसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक का नाम है प्रतिजन, इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटीजन, और दूसरा है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी है जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीबॉडी। तो दो प्रकार के इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को ढूंढा उस ब्लड पे, और जो प्रतिजन था यह भी दो प्रकार का था, कैपिटल ए कैपिटल बी। और जो प्रतिरक्षी था इसको भी इन्होंने दो प्रकार चूंकि ढूंढा तो दो नाम दिया, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो प्रतिजन दो, ए और बी, प्रतिरक्षी भी दो, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इन्होंने ये पाया कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिजन मतलब एंटीजन क्या हो, कैपिटल ए हो, और उसी व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जो प्रतिरक्षी को क्या कहा गया, एंटीबॉडी क्या हो, तो स्मॉल ए हो। तब जब इस दशा में रक्त का आदान होता था तो उस दशा में रक्त का थक्का बन जाता था। इसका मतलब अगर ए प्रतिजन वाले व्यक्ति को प्रतिरक्षी ए वाले का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता था तो रक्त का हो जाता था थक्का, और अगर रक्त का थक्का जम जाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो व्यक्ति ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, डेड हो जाता है। ठीक। अच्छा, जब इन्होंने ये देखा कि कैपिटल ए इसका मतलब प्रतिजन ए है और प्रतिरक्षी किसी व्यक्ति का बी है, अगर तब ब्लड का आदान हुआ तो वह ब्लड अच्छी तरह से सुचारू रूप से काम कर रहा था। ठीक। तो इन्होंने 1902 ईस्वी में दो प्रकार के प्रोटीन ढूंढे, एक को कहा गया एंटीजन, दूसरे को कहा गया एंटीबॉडी, यानी प्रतिजन प्रतिरक्षी कहा गया। और इसी प्रतिजन या प्रतिरक्षी के आधार पर 1902 में इन्होंने दो प्रकार के ब्लड ग्रुप बना दिए। एक को इन्होंने कहा ए रक्त वर्ग और दूसरे को इन्होंने कहा बी। चूंकि ढूंढे क्या थे, तो प्रतिजन ढूंढे थे और इसी प्रतिजन के आधार पर ही रक्त वर्ग का नामकरण कर दिए। ठीक। तो इसमें पूछा है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो पहला है लैंडस्टीनर, बी है लिवाइन, सी है वेनर और डी है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर, यानी कि पूरा नाम था इनका कार्ल लैंडस्टीनर। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंतर्गत सही होगा। अगला क्वेश्चन है आरएच फैक्टर का पता लगाया ल्यूवेनहॉक ने, वेनर ने, लैंडस्टीनर ने, डी लैंडस्टीनर तथा वेनर ने। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब ब्लड ग्रुप की खोज हो गई और चार प्रकार के रक्त वर्ग हो गए, रक्त वर्ग कितने, तो चार प्रकार के, और इसमें क्या था, तो एंटीजन था, एंटीबॉडी था। यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं, प्रतिजन कहा गया किसको, एंटीजन को, प्रतिजन, इसको क्या कहा गया, एंटीजन। और दूसरा क्या था, प्रतिरक्षी, दूसरा क्या था, प्रतिरक्षी था जिसको क्या कहा गया, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कहा गया। तो 1902 के बाद चार प्रकार के रक्त वर्ग ढूंढे गए। रक्त वर्ग पहला था ए, और इस रक्त वर्ग में जो एंटीजन था वह था ए, और जो प्रतिरक्षी था वह क्या था, स्मॉल बी। जो रक्त वर्ग बी था, इसमें जो प्रतिजन था वह क्या था, बी था, लेकिन प्रतिरक्षी क्या था, तो स्मॉल ए था। अच्छा, रक्त वर्ग एक ढूंढा गया ए बी। अब जो ए बी रक्त वर्ग था उसमें जो प्रतिजन ढूंढा गया वह ए बी दोनों था, लेकिन इसमें प्रतिरक्षी की अगर बात किया जाए तो कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं, है ना। अगला एक रक्त वर्ग है ओ, इसमें अगर हम बात करें किसकी, प्रतिजन की, तो प्रतिजन इसमें कोई नहीं था, जबकि प्रतिरक्षी क्या था, ए भी था और क्या था, बी था, यानी कि दोनों था।
इस दौरान जब रक्त वर्ग की खोज हो गई तो ये देखा गया कि अब 100% जो रक्तदान हो रहा है इसमें 95% अब क्या हो रहे हैं, तो जीवित बच रहे हैं। पहले क्या होता था, उल्टा था, जीवित बच रहे हैं। अब 5% लोगों का क्या हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। तो अब लोग फिर से पता लगाना शुरू कर दिए कि अच्छा अब 5% लोग क्यों मर रहे हैं जब रक्त वर्ग की खोज हो गई। आगे चल के समय आ गया 1940 का। 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर ने एक बंदर की प्रजाति, इसका नाम है रीसस, बंदर की प्रजाति इसका नाम है रीसस, बंदर की प्रजाति है, इसमें एक अलग प्रकार के अन्य प्रोटीन को ढूंढा जिसको कहा गया RH फैक्टर, जिसको कहा गया RH फैक्टर। जिस किसी में RH फैक्टर वाला प्रोटीन होता है उसको कहते हैं RH पॉजिटिव, और जिस किसी में नहीं होता उसको कहते हैं RH निगेटिव। किसमें ढूंढे थे, तो बंदर में, और तब जाके यहाँ पर जो मृत्यु दर थी वो क्या हो गई, एकदम खत्म हो गई। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, RH फैक्टर का पता लगाया था। इसमें ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक ने, वेनर ने, लैंडस्टीनर ने, लैंडस्टीनर तथा वेनर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्टीनर। अच्छा, आइए देखते हैं इसी में हम कौन किसको रक्त दे सकता है। ए जो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वह बी को रक्त नहीं दे सकता है, बी को रक्त नहीं दे सकता है। ए बी को दे सकता है। क्या ओ को दे सकता है, ए वाला व्यक्ति नहीं दे सकता है ना। ए बी, बी वाला जो व्यक्ति है क्या ए को रक्त दे सकता, नहीं दे सकता। किसको दे सकता है, तो ए बी को दे सकता है। क्या ओ को दे सकता, नहीं दे सकता, है ना। और ए बी वाला व्यक्ति क्या ए को दे सकता, नहीं। बी को दे सकता, बी को भी नहीं दे सकता। क्या ओ को दे सकता, ओ को भी नहीं दे सकता। इसका मतलब जो ओ वाला व्यक्ति है वो किसको किसको दे सकता, तो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई प्रजनन नहीं है। तो ये जो ओ होता है, ओ रक्त वर्ग क्या होता है, सर्वदाता होता है। इसको कहते हैं सर्वदाता। ओ रक्त वर्ग को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। और जो ए बी रक्त वर्ग है, चूंकि सभी से ये ले रहा, ए से भी, बी से भी और ओ से भी, इसलिए ए बी रक्त वर्ग को कहते हैं सर्वग्राही। इसको कहते हैं सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है किसको, तो ए बी को या सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होती है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होती है। अभी आपको बताया गया जो ए बी रक्त वर्ग है इसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती, क्योंकि इसमें एंटीजन तो ए बी होता है लेकिन एंटीबॉडी जो होता है इसमें कोई नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी पाई जाती है। ए में नहीं होता है, बी में नहीं होता, क्योंकि ए में जो एंटीबॉडी है स्मॉल बी होता है, और बी में जो एंटीबॉडी है स्मॉल ए होता है। ए में जो एंटीबॉडी होती है, ए में जो एंटीबॉडी होती है यह कोई नहीं होता है, कोई होता ही नहीं एंटीबॉडी। और ओ की बात किया जाए तो इसमें स्मॉल ए भी होता है, स्मॉल बी भी, यानी कि दोनों जो होता है वह एंटीबॉडी पाया जाता है। किसमें एंटीबॉडी होता है, इसमें तो ओ में। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया कि आरएस फैक्टर की खोज किसने किया था। इसमें पूछा क्या गया है कि किस जू में किया था, भालू में, बंदर में, मनुष्य में, बिल्ली में। तो अभी आपको बताया गया वह जो जीव था वह क्या था, बंदर था। और किस प्रजाति का बंदर था, तो रीसस, रीसस, रीसस प्रजाति का बंदर था। इसी में ही इन्होंने सबसे पहले आरएस फैक्टर की खोज किया था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, या कह सकते हैं सर्वदाता शॉर्ट में, या इसको इंग्लिश में कहेंगे यूनिवर्सल डोनर। मतलब कौन ऐसा रक्त वर्ग है जो सबको रक्त दे सकता है। उसमें ऑप्शन है ए बी, ए बी और ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा
ओ रक्त वर्ग, ओ रक्त वर्ग को कहा जाता है सर्वदाता, इसको कहते हैं सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर। और जो ए बी रक्त वर्ग होता है इसको कहते हैं सर्वग्राही। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता। अच्छा, इसमें लिया हुआ है ले सकता, ठीक। इसमें ऑप्शन पहला दिया है ए और बी। क्या ए और बी से ओ वाला व्यक्ति रक्त ले सकता है? नहीं, गलत है। क्या बी ऑप्शन दिया है ए बी ओ। अच्छा, ओ जो रक्त वर्ग है ओ से ले सकता है, लेकिन इसमें ए और बी भी दिया है तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। अच्छा, सी में ऑप्शन दिया है ओ और ए बी। ओ से तो ले सकता है लेकिन ए बी से वह कभी नहीं लेगा, चूंकि थक्का जमा लेगा, इसलिए ए बी की वजह से ये गलत हो गया। बचा कौन है? डी ऑप्शन बचा, उसमें केवल लिखा है ओ। तो ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, वो किसी से लेता नहीं है, लेकिन ओ बिरादर का जो ब्लड ग्रुप है वो अपने बिरादर ओ को दे सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है, मतलब कहाँ से मस्तिष्क के किस भाग से जो इंसान है मानव है वो अपने दिमाग को दौड़ाता है, बुद्धि को लगाता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, बी ऑप्शन है सेरिब्रम, सी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क का जो पार्ट है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क जो है उसमें एक पार्ट होता है जिसका नाम है सेरिब्रम, और ये जो सेरिब्रम होता है यह बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है, मतलब दिमाग जो चीजें हैं यहीं से दौड़ाया जाता है, दिमाग जो काम कर रहा है वो यहीं से करता है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब चीजें स्टोर होती कहाँ पर? सेरिब्रम में। एक परमानेंट मेमोरी की तरह काम करता है, इसलिए इसको अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। अस्थाई मेमोरी किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आए मनुष्य के मस्तिष्क की तो वह होगा सेरिब्रम। और बुद्धिमत्ता का केंद्र कौन है? तो वह भी कौन होगा? सेरिब्रम। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन है यकृत से, बी ऑप्शन है हृदय से, सी ऑप्शन है मस्तिष्क से और डी ऑप्शन है नाड़ी से। इसमें अभी आपको जस्ट बताया गया कि जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क भाग होता है। मस्तिष्क में पार्ट कौन सा है? अग्र मस्तिष्क का। और अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है सेरिब्रम, तो कहते हैं सेरिब्रम। और ये जो सेरिब्रम है किसका पार्ट है? मस्तिष्क का। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, जो मानव का मस्तिष्क होता है यानी कि ब्रेन होता है, इसके 3 पार्ट हैं। मानव मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला इसमें है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के बाद आता है मध्य मस्तिष्क का नंबर, मध्य मस्तिष्क का। और मध्य मस्तिष्क के बाद है एक अन्य जिसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। और जो पश्च मस्तिष्क होता है यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है। और जो अग्र मस्तिष्क है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। 2/3 भाग पूरे मस्तिष्क का कौन होता है? तो वह होता है अग्र मस्तिष्क। इसलिए अग्र मस्तिष्क को कहते हैं फोर ब्रेन, इसको कहते हैं फोर ब्रेन। और जो पश्च मस्तिष्क होता है सबसे छोटा मस्तिष्क का भाग, इसको कहते हैं हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन कहा जाता है किसे? तो पश्च मस्तिष्क को। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? मस्तिष्कांक, दूसरा दिया है अनुमस्तिष्क, सी दिया है प्रामस्तिष्क
और डी दिया है पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क को ही प्रामस्तिष्क कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक एवं शरीर क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहला ऑप्शन है सेंट्रॉन, बी ऑप्शन है डेंड्रॉन, सी ऑप्शन है एक्सॉन और डी ऑप्शन है न्यूरॉन्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, इंग्लिश में तंत्रिका तंत्र को कहते हैं नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी जो इकाई है यह होती है न्यूरॉन्स कोशिका। लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स मिलकर पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। और इसी न्यूरॉन्स के ये सभी एक्सॉन हो गया, डेंड्रॉन हो गया, सेंट्रॉन हो गया, ये सभी इसी न्यूरॉन्स के पार्ट हैं अलग अलग। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो तंत्रिका तंत्र की सबसे लघुत्तम इकाई है वह है न्यूरॉन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? श्वेत रक्त की कोशिका, बी है लाल रक्त की कोशिका, सी है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तो अगर मानव शरीर की बात किया जाए, मानव शरीर किसका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका यानी कि नर्वस सिस्टम की कोशिका। और नर्वस सिस्टम की कोशिका है कौन सी? न्यूरॉन्स कोशिका है, न्यूरॉन्स कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और जीव जगत की यही कोशिका सबसे लंबी कोशिका भी होती है। संपूर्ण जीव जगत की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। अच्छा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी की कोशिका। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो वह होता है शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका की इंग्लिश होती है स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स सबसे छोटी कोशिका होती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है तंत्रिका तंत्र कोशिका। और तंत्रिका तंत्र की कोशिका को बताया गया न्यूरॉन्स कोशिका। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया यानी रिस्पायरेशन कहाँ संपन्न होती है? ए ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी ऑप्शन दिया है हरितलौक में, सी ऑप्शन दिया है राइबोसोम में और डी ऑप्शन दिया है लाइसोसोम में। ध्यान दीजिएगा, श्वसन की जो क्रिया है यानी कि जो रिस्पायरेशन होता है, यह रिस्पायरेशन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है। कहाँ पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ए ऑप्शन है 16 से 18 बार, बी ऑप्शन है 20 से 25 बार, सी ऑप्शन है 12 से 14 बार और डी ऑप्शन है 70 से 72 बार। ध्यान दीजिएगा, मानव या मनुष्य 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लेता है। यानी 1 मिनट में वह 16 से 17 बार सांस लेके कंप्लीट करता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16 से 18 बार, क्योंकि नियरेस्ट 17 तो ही है। अगला क्वेश्चन है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ध्यान दीजिएगा, भोजन में कौन कौन से पार्ट है एनर्जी देने वाले? तो इसमें भोजन में हमको एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन? तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। दूसरा कौन देता है? वसा यानी कि फैट एनर्जी देता है।
तीसरा कौन देता है, प्रोटीन। ये तीनों क्या देते हैं, एनर्जी। लेकिन किसके बाद देते हैं, तो डाइजेस्ट होने के बाद। अच्छा, डाइजेस्ट किसमें होंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है ग्लूकोज में, और फैट का जो डाइजेशन होता है यह होता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड में होता है। और जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है यह होता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब छोटी आंत में सभी पच जाते हैं तो छोटी आंत के दीवार के द्वारा, लेयर के द्वारा यह अवशोषित करके मिला दिया जाता है कहाँ पर, ब्लड में। अब ये ब्लड क्या करेगा, इन तीनों को ढो के लेके जाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इन सभी को टिका के लेके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, जब ये माइटोकॉन्ड्रियम पहुंचते हैं तो इन तीनों का यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है। और ये किस दौरान ऑक्सीकरण होता है, तो वह होता है रिस्पायरेशन, यानी कि श्वसन के दौरान। श्वसन होगा, श्वसन मतलब रिस्पायरेशन, और उस दौरान इन तीनों चीजों का होता है ऑक्सीडेशन, और उसके बाद मिलता है हमको ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। एनर्जी मिलता है, यानी कि यह प्रोसेस हमेशा चलता रहे। एनर्जी हमको तभी मिलेगा जब ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो अभी आपको बताया गया कि ब्लड से पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीडेशन के बाद ही ऊर्जा का निर्माण होता है। और यही पूछा किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है केंद्रक, बी ऑप्शन है लाइसोसोम, सी ऑप्शन है राइबोसोम, और डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी में यूरिया बनते हैं। स्तनधारी में इनमें से यूरिया बनते हैं, मतलब इन चारों ऑप्शन में से किसमें यूरिया का निर्माण होता है। पहला दिया है यकृत, बी दिया है वृक्क, सी दिया है प्लीहा, डी दिया है मूत्राशय थैली। यकृत की इंग्लिश होती है लीवर, वृक्क को कहते हैं किडनी, किडनी या इसी को गुर्दा कहा जाता है। ठीक, प्लीहा की इंग्लिश होती है स्प्लेन, स्प्लीन होती है। और मूत्राशय की इंग्लिश होती है यूरिनरी ब्लैडर। अब ध्यान दीजिए, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, यकृत में होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता यानी इसकी रुधिर का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, फेफड़े में, वोमेन संपुट में, कुंडलित नलिका में, मूत्र वाहिनी में। ठीक, तो फेफड़ा की इंग्लिश होती है लंग्स, लंग्स। और वोमेन संपुट को इंग्लिश में कहते हैं वोमेन कैप्सूल। ध्यान दीजिएगा, जो रुधिर क्षमता है ये क्षमता है कहाँ पर, तो वृक्क में। वृक्क मतलब होता है किडनी, वृक्क मतलब किडनी या इसी को कहते हैं गुर्दा। गुर्दे में या किडनी में जो रुधिर है इसमें इसकी छनैया होती है, और रुधिर में छनने के बाद चूंकि यूरिया वगैरह जो भी चीजें हैं, नाइट्रोजनी वेस्टेज मटेरियल यानी कि उत्सर्जी पदार्थ है, ये सब ब्लड में ही घुल के पहुंचते हैं कहाँ पर, किडनी में। और किडनी के द्वारा वहां पर किडनी में ब्लड का होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन होता है, यूरिन या क्या होता है, ब्लड से अलग हो जाता है उस किडनी में, और ये भेज दिया जाता है यूरिन कहाँ पर, तो मूत्राशय में। मूत्राशय में भेज दिया जाता है, और मूत्राशय में पहुंचने के बाद पुनः मूत्राशय से बाहर निकल जाता है शरीर के। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो ये कहाँ क्षमता है, ये वृक्क में क्षमता है। और वृक्क का एक पार्ट है वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल। वृक्क का या किडनी का ही एक भाग है जहां पर ब्लड क्या होता है, क्षमता। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक यूनिट है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन्स। गुर्दे की या किडनी की जो सबसे छोटी यूनिट होती, इकाई होती है, वह क्या होता है, नेफ्रॉन्स होता है।
तमाम सारे नेफ्रॉन्स से मिल के गुर्दे यानी किडनी का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है स्वेदन स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेद मतलब होता है पसीना और स्वेदन मतलब हो गया पसीना निकलना। ठीक, यानी पसीना निकलना किसके लिए जरूरी है? क्या कारण है कि हमको पसीना निकलता है और पसीना से हमको लाभ क्या मिलता है? पहला ऑप्शन है शरीर का गंध निकालने के लिए। नहीं, पसीने का खुद का कोई गंध नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति को पसीना निकलता है और वो ना नहाए तो उस पसीने जहां से पसीना निकला, जहां पसीना लगा हुआ है, वहां पर धीरे धीरे बैक्टीरिया पनपने लगता है। तो शरीर से जो पसीना होता है वो गंध मारने लगता है। इसका कोई कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। सामान्य स्वास्थ्य सुधारने के लिए। ठीक, ये सही है कि अगर पसीना ना निकले, क्योंकि पसीना क्या होता है तो वेस्टेज मटेरियल होता है शरीर का। अगर पसीना ना निकले तो वो जो वेस्टेज मटेरियल है वो शरीर में क्या करेगा तो कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएगा। ये तो सही है। सामान्य सामान्य स्वास्थ्य सुधारने के लिए, तो स्वास्थ्य सुधारने के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो अगर रह जाएगा तो वो क्या करेगा कुछ न कुछ इफेक्ट डालता है। सी ऑप्शन दिया है बच्चा के रंध्र को खोलने के लिए, तो ये तो सरासर गलत है। डी ऑप्शन है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ये ऑप्शन सही है। मनुष्य के शरीर में जब कभी भी टेम्परेचर मनुष्य के शरीर का ज्यादा होता है गर्मी की वजह से, तो उस दशा में मनुष्य का जो टेम्परेचर है इसको सुधारने के लिए मनुष्य के टेम्परेचर में क्या होता है तो यहाँ पर उसके शरीर से पसीना निकलता है और पसीना निकल जाने के बाद मनुष्य का जो टेम्परेचर है वह क्या होता है तो एक नियत हो जाता है। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हेनले का लूप कार संबंधित है। पहला ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र से, बी ऑप्शन है प्रजनन तंत्र से, सी ऑप्शन है मूत्र जनन तंत्र से और डी ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र से। ध्यान दीजिएगा, हेनले लूप जो होता है यह होता है वृक्क में यानी कि किडनी में होता है, वृक्क में होता है, या आप कह सकते हैं गुर्दा में होता है। और ये जो हेनले लूप है ये इसमें ऑप्शन दिया है उत्सर्जन तंत्र, और जो किडनी है यानी कि गुर्दा है यह क्या है तो एक प्रकार का उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जन अंग है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हेनले का लूप संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। अगला क्वेश्चन है समानता निषेचन होता है। निषेचन की इंग्लिश होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के डीएनए को आपस में मिलना। मेल गैमीट्स क्या होता है तो शुक्राणु होता है। शुक्राणु की इंग्लिश होती है स्पर्म, स्पर्म होता है। और फीमेल गैमीट्स क्या होता है अंडाणु होता है। अंडाणु की इंग्लिश होती है ओवा, ओवा, ओवा होता है। तो ओवा और स्पर्म के जो डीएनए है जब आपस में मिल जाते हैं, ओवा में फ्यूज कर जाते हैं, या कह सकते हैं स्पर्म का डीएनए जब पहुंच जाता है ओवा के पास, ओवा से फ्यूज कर जाता है डीएनए से, तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है यह होता है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब की हिंदी होती है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी होती है। और इसी अंडवाहिनी को इसमें लिखा हुआ है डिंबवाहिनी नली। बी ऑप्शन है गर्भाशय में, गर्भाशय में निषेचन नहीं होता है। ग्रीवा में, ग्रीवा में भी निषेचन नहीं होता है। योनि में, योनि में भी निषेचन नहीं होता है। ए ऑप्शन सही है डिंबवाहिनी नली में होता है और डिंबवाहिनी को कहते हैं अंडवाहिनी। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है। मतलब जब गर्भाशय में भ्रूण पनप रहा होता है, बच्चा विकसित हो रहा होता है,
तब उस बच्चे को जब पेट में होता तो उसको जो खाना है या कह सकते हैं पोषण है, न्यूट्रिशन है एनर्जी बनाने के लिए कहाँ से मिलता है? पहला ऑप्शन इसमें दिया है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। नहीं, अभी आपको बताया गया फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है, भ्रूण से इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है गर्भाशय के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा भी उस बच्चे को या भ्रूण को पोषण नहीं मिलता है। और सी ऑप्शन है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की हिंदी होती है अपरा, प्लेसेंटा की हिंदी होती है प्लेसेंटा की अपरा। अच्छा, अपरा क्या होता है? तो बच्चों की जो नाभि होती है वहां से एक ट्यूब लगी होती है जिसको कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा होता है उस बच्चे के नाभि को, जिसको लोग काटते हैं, उस बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है गर्भाशय से। और उसी गर्भाशय के जो दीवारें होती है उसमें जो ब्लड वाहिनियां होती हैं, उसी ब्लड वाहिनी से उस बच्चे के प्लेसेंटा से होकर बच्चे के शरीर में न्यूट्रिशन पहुंचता रहता है। और बच्चे का जो जन्म होता है तो ये जो प्लेसेंटा है ये भी अलग होता है, यानी अपरा भी क्या होता है, महिला के गर्भ से अलग होता है। तो चूंकि चमड़ा है प्लेसेंटा का और महिला के गर्भ का, दोनों जब चमड़े अलग होते हैं तो उस दौरान वहां पर बहुत भयंकर दर्द भी होता है और साथ ही साथ रक्त का स्राव भी होता है। प्लेसेंटा के वजह से ही दर्द होता है वहां बच्चे के जन्म के दौरान या प्रसव के दौरान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ग्रंथि क्या होती है? तो जिससे कुछ हार्मोन्स या एंजाइम का सेक्रेशन होता है उसको ग्रंथि कहा जाता है। अब ये जो ग्रंथियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथि की इंग्लिश होती है ग्लैंड्स, ग्लैंड्स होती है। ग्रंथियां तीन प्रकार की हैं मनुष्य के शरीर में या होती हैं। इसमें सबसे पहला है बहिःस्रावी, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरा है मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। तीसरा कौन सा है? मिश्रित ग्रंथि है। बहिःस्रावी ग्रंथि को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी की इंग्लिश होती है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। और मिश्रित ग्लैंड की इंग्लिश होती है मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। अच्छा, बहिःस्रावी ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऐसी ग्रंथियां जिससे निकलने वाला जो पदार्थ होता है नली के माध्यम से वह परिवहित होता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह नली के माध्यम से या कह सकते हैं ट्यूब के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस ग्रंथि को कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। जैसे कि होती है दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध क्या होता है, यानी दूध क्या होता है? तो नली के माध्यम से निकलता है। श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि हो गया, नली से निकलता है। और जो एंजाइम देने वाले ग्रंथि हैं, एंजाइम, एंजाइम जो देने वाले ग्रंथि हैं सब के सब आती हैं बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथि भी क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इससे निकलने वाला जो पदार्थ होता है वह परिवहित होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है रक्त के माध्यम से, रक्त में घुलकर, है ना। इस वजह से इसको कहा गया अंतःस्रावी ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथ किसे कहा गया? तो ऐसी ग्रंथियां जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करे। और अभी आपको बताया गया अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला जो पदार्थ होता है वो रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जैसे कि हार्मोन्स, जैसे कि हार्मोन्स है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से केवल हार्मोन्स निकलते हैं। और मिश्रित ग्रंथि क्या बताया गया? ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि का काम करे उसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो एक सबसे बड़ी जो मनुष्य के शरीर में मिश्रित ग्रंथि है वह अग्नाशय, अग्नाशय मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी मिश्रित ग्रंथि है। इसकी इंग्लिश होती है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज होता है। क्योंकि इस अग्नाशय से एंजाइम भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है।
और हार्मोन्स भी निकलता है, इसलिए इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। सबसे पहला एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है हार्मोन्स, और जिससे हार्मोन्स निकलेगा, चूंकि हार्मोन्स का परिवहन किससे होता है, तो रक्त से होता है, और वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि, इससे भी हार्मोन्स निकलता है, इसका मतलब यह भी क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से भी हार्मोन्स निकलता है, इसलिए यह भी क्या अंतःस्रावी ग्रंथि है। और डी ऑप्शन है यकृत, तो यकृत से कोई हार्मोन्स नहीं निकलता है, इसलिए यकृत क्या होगा, तो यकृत वही स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि, और डी ऑप्शन है अम्लीय ग्रंथि। अभी आपको बताया गया जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, यह जो भी पदार्थ निकलता है वह पदार्थ है रक्त के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचता है। इसका मतलब नली के माध्यम से नहीं पहुंचकर या रक्त के माध्यम से पहुंचता है। और सी ऑप्शन क्या दिया है, वाहिनी विहीन ग्रंथि। इसका मतलब ऐसी ग्रंथियां जो वाहिनी विहीन हो, मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, यानी कि ट्यूब के उसके द्वारा ना पहुंचते हो, उसको क्या कहा गया, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहिनी विहीन ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अग्नाशय, बी ऑप्शन है अवटु, सी ऑप्शन है पीयूष, और डी ऑप्शन है प्लीहा। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है यह कौन सी है, तो यह है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और इसी पीयूष ग्रंथि को कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है ना। और पिट्यूटरी ग्रंथि का जो वजन होता है, भार होता है 0.6 ग्राम का होता है, और यही इसी वजह से सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। चूंकि जितने भी शरीर में ग्रंथियां हैं, इन सभी ग्रंथियों पर यही पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि प्रशासन करती है। कहने का मतलब इसी ग्रंथि के निर्देश पर सभी ग्रंथियां काम करती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। इसको कहा गया मास्टर ग्रंथि, किसको, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, किसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसमें सबसे पहला है अग्नाशय, बी है अवटु, सी है पीयूष ग्रंथि, और डी है प्लीहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताया गया पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, 0.6 ग्राम की होती है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो वजन होता है यकृत का, यानी लीवर का, या होता है 1.5 kg। समझिए, सोचिए, 0.6 ग्राम की एक ग्रंथि है जो इस 1.5 केजी यानी किलोग्राम के यकृत को क्या करती है, निर्देशन करती है काम करने के लिए, है ना। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यह हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर पूछा जाए, तो अभी आपको बताया गया मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो यह आग्नाशय, आग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, पैनक्रियाज मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, यकृत नहीं, या तो सबसे बड़ी है 1.5 किलोग्राम की होती है। थायराइड, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सबसे पहला भाग है मस्तिष्क, दूसरा भाग है अग्नाशय, तीसरा भाग है गला और चौथा भाग है किडनी। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसका किडनी से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। गला भी गलत है, अग्नाशय भी पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मस्तिष्क में अभी आपको बताया गया एक मस्तिष्क का भाग है जिसको कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। और अग्र मस्तिष्क में एक भाग है जिसका नाम है डाईएन्सेफेलॉन, डाईएन्सेफेलॉन। और डाईएन्सेफेलॉन भाग में एक हड्डी होती है जिसको कहते हैं स्फेनाइड, स्फेनाइड हड्डी। इसी स्फेनाइड हड्डी मस्तिष्क के भाग में ही होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि 0.6 ग्राम की है, आराम से वहां बैठ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्साइन स्रावित कराने के लिए, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्साइन, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा, इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन से जिम्मेदार होता है? ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताया गया मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो पूरे सभी ग्रंथियों पर प्रशासन का काम करती है उसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। और कौन है मास्टर ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है 0.6 ग्राम की, यही क्या करती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है। और इससे एक हार्मोन्स निकलता है जिसको कहा जाता है TSH हार्मोन्स। TSH हार्मोन्स की फुल फॉर्म होता है थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन्स। उत्प्रेरक का मतलब होता है उत्तेजित करना। और ये जो TSH हार्मोन्स है यह कहाँ से निकल रहा? पीयूष ग्रंथि। अच्छा, पीयूष ग्रंथि कहाँ? मस्तिष्क में। सोचिए, मस्तिष्क से TSH हार्मोन्स निकला और ये हार्मोन्स घुल गया कहाँ पर? रुधिर में, मानी कि ब्लड में घुल गया। अब ब्लड क्या करेगा? इसको पहुंचाएगा थायराइड ग्रंथ के पास। तो थायराइड ग्रंथ कहाँ? गले में है। ये गले में है, तो गले में जब यह पहुंचता है, ये है क्या? TSH हार्मोन्स। तो एक प्रकार का संदेश है। कैसा संदेश? मतलब चिट्ठी। कौन दिया है? तो पीयूष ग्रंथि ने दिया है चिट्ठी में लिख के कि भैया पहुंचो TSH साहब, और आप थायराइड में पहुंच कर उससे कहो कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स को वह निकाले। तो जो TSH हार्मोन्स है जब पहुंचता है कहाँ पर? पहुंचता है थायराइड ग्रंथि में, तो उसको कहता है कि आप निकालिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन से। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्साइन स्रावित कराने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो ए ऑप्शन है TSH हार्मोन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए TSH हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन से कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको अभी बताया गया कि एक ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि जिसका नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथ से एक अन्य हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है STH
एच हार्मोन्स। STH हार्मोन्स का फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करता है, तो अगर सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से ज्यादा निकले यानी कि अधिक निकले, तो उस दशा में अधिक निकलने की वजह से उस व्यक्ति को भीम कायता रोग हो जाएगा। भीम कायता रोग क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है यही STH हार्मोन्स को ही कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ये क्या हार्मोन्स करता है, तो हड्डियों की लंबाई को बढ़ाता है। तो अगर हड्डी की लंबाई बढ़ेगी तो मनुष्य की लंबाई तो स्वतः बढ़ना चालू हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, तो जो पीयूष ग्रंथि है, अगर पीयूष ग्रंथि से STH जिसको कहा गया वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, अगर यह ज्यादा निकलने लगे औसत से ज्यादा, तो उस व्यक्ति की जो हड्डियां हैं जल्दी जल्दी लंबी होना शुरू हो जाएंगी और औसत से ज्यादा लंबी हो जाती है। तो वह व्यक्ति 6 फुट से भी ज्यादा लंबा, 7 फुट, 7.5 फुट हो सकता है। इसका मतलब उसको कहेंगे भीम कायता, कि भीम की तरह औसत से ज्यादा लंबा हो गया। तो अधिकता होने से भीम कायता रोग होता है। और अगर इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा STH हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स कम निकले, तो उस समय क्या होगा, वह व्यक्ति रह जाएगा बौना, बौना रह जाएगा यानी ड्वार्फ रह जाएगा। इसी वजह से STH हार्मोन्स को वृद्धि हार्मोन्स कहा जाता है यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता? पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथ से, बी ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथ से, सी ऑप्शन है जननांग से, और डी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथ से। और आपको भी बताया गया पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटॉसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन है पीलियन ग्रंथि, सी ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, और डी ऑप्शन है अंडाशय, है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है यह भी होता है पीयूष ग्रंथि से। और यह जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है यह क्या करता है, तो गर्भाशय के दीवारों को चौड़ा करता है, यानी गर्भाशय की दीवार को क्या करता है, चौड़ा करता है, ताकि जो प्रसव के दौरान बच्चे का जन्म होता है वह आसानी से हो सके। इसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन से ही क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए, क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष, पीलियन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंडाशय। तो पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के अनुसार सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर पीयूष ग्रंथियां अधिक हार्मोन्स का स्राव करें तो उससे मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला है लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। दूसरा क्या है, शरीर का असंतुलित विकास होगा, शरीर का असंतुलित विकास होगा। तीसरा है शरीर का टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अत्यधिक लंबाई में वृद्धि तो होती ही होती है, लेकिन जब वृद्धि होगा तो शरीर का जो संतुलन है वह खराब करके बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, शरीर का असंतुलित विकास। इसका मतलब लंबाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उसका जो संतुलन होता है शरीर का वो भी बिगाड़ के रख देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पीलियन ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पहला ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है मस्तिष्क, सी ऑप्शन है गुर्दा, और डी ऑप्शन है गर्भाशय। ठीक, पीलियन ग्रंथि क्या है, तो पीलियन ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। मस्तिष्क में कहाँ पर, तो मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क पार्ट है, और अग्र मस्तिष्क में एक पार्ट होता है जिसका नाम है डाई एनसेफेलान, डाई एनसेफेलान।
डाईएन्सेफेलान भाग में होता है स्थित क्या चीज, तो पीलियन ग्रंथि। और पीलियन ग्रंथि को कहा जाता है जैविक घड़ी, मानव मस्तिष्क की जैविक घड़ी कहा जाता है। जैविक घड़ी, इंग्लिश में कहते हैं इसको बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहा जाता है, अगर क्वेश्चन आए तो जैविक घड़ी इसी पीलियन ग्रंथि को जाता है। क्वेश्चन क्या है, पीलियन ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। इसमें ऑप्शन है ए थायराइड, बी है पैराथायराइड, सी है एड्रिनल और डी है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, 0.6 ग्राम की है। और जो थायराइड ग्रंथि है यह गले में होती है और यही मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह यकृत। सबसे बड़ी मनुष्य के शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वह आग्नाशय। आग्नाशय, अभी इन सभी के बारे में आपको पहले बताया जा चुका सभी क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।